वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम डीएनए की स्ट्रक्चर को सीखने वाले। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है हमने तो कैसी देखी है, हमने कहीं भी हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं तो कैसा होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर हमें डीएनए की देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो वो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। ठीक है ना। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म तो जान लेते हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे तुम्हें सबको पता ही होगा डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। ठीक है ना। जो यहाँ पे हमने डीएनए की फुल फॉर्म लिखी है इसको भी हम अभी समझेंगे कि डीऑक्सी राइबो क्यों लिख रहे हैं, ये भी हम समझेंगे अभी आगे। ठीक है ना। अब डीएनए की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डीएनए की स्ट्रक्चर की। तो डीएनए की स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें देखना है कि डीएनए किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे डीएनए मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डीएनए के कंपोनेंट्स की। ठीक है ना। क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं डीएनए के। देखो बेटा, मेन क्या क्या है डीएनए में। डीएनए में फर्स्ट जो चीज है वो है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है ना। डीएनए के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। जैसे कि वो नाइट्रोजिनस बेस भी हमारे दो टाइप के होते हैं। इन नाइट्रोजिनस बेस भी, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं डीएनए के अंदर, वो भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं प्यूरिन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन। बात आई समझ में। मैंने बोला कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसके कुछ कंपोनेंट्स की हम यहाँ पे बात करें। कुछ क्या, मेन जो कंपोनेंट जिनसे डीएनए बना होता है उन कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला मैंने बोला कि पहला कंपोनेंट डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है ना। नाइट्रोजिनस बेस भी दो टाइप के होते हैं। मैं बोल रही हूँ नाइट्रोजिनस बेस भी दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन से क्या मतलब है, प्यूरिन रिंग, मतलब कि यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना। कुछ इस तरीके से इनका सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। एक 6 कार्बन की रिंग है और एक 5 कार्बन रिंग है। ठीक है ना। कुछ इस तरीके के प्यूरिन दिखते हैं। और अगर मैं पायरिमिडीन की बात करती हूँ तो पायरिमिडीन हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है ना। इनके फर्स्ट और थर्ड का उस पे हमारे नाइट्रोजन लगे रहते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से प्यूरिन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। तो प्यूरिन में हमारे कौन कौन से आते हैं, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड दूसरा ग्वेनिन। एडेनिन और ग्वेनिन। पायरिमिडीन में हमारे कौन से आएंगे, पायरिमिडीन में आएंगे बेटा साइटोसिन, ठीक है, और थाइमीन। साइटोसिन एंड थाइमीन। ठीक है ना। साइटोसिन, थाइमीन। और अगर हम जब डीएनए से जब हम आरएनए पे जाते हैं, जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में जाते हैं तो वहां पे हमें थाइमीन की जगह क्या मिलता है, यूरेसिल। ठीक है ना। वहां पे थाइमीन के प्लेस पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बात की है, नाइट्रोजिनस बेस की हम बात कर रहे हैं। नाइट्रोजिनस बेस भी दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन्स हमारे एडेनिन और ग्वेनिन होते हैं। एडेनिन और ग्वेनिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। वहीं हमारे पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमीन आते हैं। और आरएनए की अगर बात करते हैं तो थाइमीन के प्लेस पे यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। ठीक है। और ये पायरिमिडीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होती है, सिंगल। ठीक है। उसके बाद में दूसरा कंपोनेंट, अगर मैं दूसरे कंपोनेंट की बात करती हूं तो दूसरा कंपोनेंट है बेटा राइबोज शुगर। दूसरा कंपोनेंट है राइबोज शुगर। ठीक है।
जो ये राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर एक पेंटोज शुगर है, ठीक है ना, यानी कि 5 कार्बन होते हैं इसमें। कैसी शुगर है? पेंटोज, ठीक है, ये एक पेंटोज शुगर है, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? मैंने बोला कि इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। देखो ऐसे ये ये देखो, ये कुछ, ये है एक पेंटोज शुगर, ठीक है ना। लेकिन मैंने बोला कि ये राइबोस शुगर है, जो डीएनए के अंदर, जो शुगर डीएनए के अंदर होती है, पेंटोज शुगर या राइबोस शुगर जो डीएनए के अंदर होती है, उसमें बेटा ये कार्बन 1 की पोजीशन है, ठीक है ना, और ये कार्बन 2 पोजीशन है, यहाँ पे कार्बन 3, यहाँ पे कार्बन 4 और ये कार्बन 5 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें जो सेकंड पोजीशन है, कार्बन की जो सेकंड पोजीशन है, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। डीएनए के अंदर जो तुम्हें पेंटोज शुगर मिलेगी उसकी स्ट्रक्चर ये होगी, ठीक है ना, यानी कि सेकंड कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी, डीऑक्सी। यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने रिमूव किया ना, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा? डीऑक्सीराइबोस। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसलिए हम डीएनए की फुल फॉर्म क्या पढ़ते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बात आई समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब राइबोस शुगर भी हो गई, पहला हमारा नाइट्रोजिनस बेस हो गई, दूसरा हमारा राइबोस शुगर हो गई। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि ये फॉस्फेट है, इधर बनाती हूँ। फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉस्फोरस है, इससे ये, ठीक है ना, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ PO4 और इस पे -3, ठीक है ना। ये फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि ये 3 चीजें हैं, ठीक है, 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजिनस बेस, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इन्हीं तीनों से मिलके डीएनए बना होता है, ठीक है। अब तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया है, ठीक है। तीनों कंपोनेंट्स, ये तीनों कंपोनेंट्स हमें समझ में आ गए हैं कौन कौन से। तो जो फॉस्फेट ग्रुप है और जो राइबोस शुगर है, अब ये किस तरीके से अरेंज होते हैं? अब बेटा देखो, इस स्पाइरल वाले डायग्राम पे आ जाओ। ये जो हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए की देखते हैं, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी, उन्होंने बताया था हमें सबसे पहले कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर को देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 5 प्राइम, ठीक है ना, और इधर मैंने लिखा है 3 प्राइम। सबसे पहले ये दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये और दूसरा स्ट्रैंड ये, ठीक है ना, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं बेटा, ठीक है ना। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, ये स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये इधर को मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है। जो ये स्ट्रैंड दिख रहा है तुम्हें, ठीक है ना, ये वाला स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड तुम्हें दिख रहा है, ये किसका बना हुआ है? ये शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है, ठीक है ना। ये बना हुआ है बेटा शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। ये ही इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डीएनए की बैकबोन बोलते हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? डीएनए की बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है? शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है।
और अब तुम्हें सेंटर में कुछ इस तरीके से मैंने लाइंस खींची हुई हैं। तो यहाँ पे होते हैं, बीच में होते हैं अंदर की तरफ को नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है ना। ये एक नाइट्रोजिनस बेस इधर है और मैं दूसरा नाइट्रोजिनस बेस इस साइड बना रही हूँ, ठीक है ना। ये एक दूसरा नाइट्रोजिनस बेस है इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। और बीच में यहाँ पे इनके बीच में क्या हुई है, बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड्स है, यहाँ पे बॉन्डिंग हो रखी है दोनों नाइट्रोजिनस बेस के बीच में। बात आ रही है समझ में। जो हम ये स्ट्रैंड बनाते हैं, ये स्ट्रैंड किसका है, शुगर और फॉस्फेट का, जिसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई पूछ ले कि बैकबोन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनको हम डीएनए की बैकबोन बोलते हैं, दैट इज शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद में बीच में अंदर की तरफ को हमारे नाइट्रोजिनस बेस लगे होते हैं, ठीक है। अब ये नाइट्रोजिनस बेस कैसे अरेंज होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। और बीच में फिर यहाँ पे सेंटर में उनके बीच में क्या है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इस तरीके से अब यहाँ पे कोई दूसरा नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। यहाँ पे अब एक दूसरा नाइट्रोजिनस बेस है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस इधर है, बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर ऐसे ही सेम इधर एक नाइट्रोजिनस बेस है, फिर इधर भी एक नाइट्रोजिनस बेस है और इनके बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेम ऐसे ही। तो समझ में आई बात, कैसे किस तरीके से नाइट्रोजिनस बेस, ये वाला शुगर एंड फॉस्फेट और इधर हमारे ये नाइट्रोजिनस बेस अरेंज हैं। नाइट्रोजिनस बेस मतलब कि एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए की बात करेंगे तो यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो अच्छा, अब हमें क्या देखना है, मैंने बोला कि जो ये बेसिस होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। जो ये बेसिस होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। किस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, अगर इस साइड एडेनिन है, अगर इधर एडेनिन है तो एडेनिन के साथ में बेटा थायमीन आएगा, ठीक है ना। अब ये मतलब इधर एडेनिन है तो एडेनिन के साथ में थायमीन आएगा, ठीक है ना। अगर इधर ग्वानिन है इसके साथ में साइटोसिन आएगा, ठीक है। अब मैम आपने ये क्या बना दिया, इसमें 2 डंडे खींच दिए, इसमें आपने 3 डंडे खींच दिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये मैंने बीच में बेटा डंडे नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड डिनोट किए हैं। एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल हाइड्रो ए और टी के बीच में, एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। और ये इसी तरीके से मिलेंगे, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थायमीन, ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, या फिर इधर थायमीन कर दो तो फिर इधर एडेनिन आएगा, इधर हमने साइटोसिन कर दिया तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन आएगा। इसी तरीके से इसमें पूरे जो नाइट्रोजनस बेस होंगे डीएनए की स्ट्रक्चर में वो पूरे इसी तरीके से अरेंज रहेंगे। जैसे ए के साथ में टी आएगा, इधर हमने लिख दिया ग्वानिन के साथ में साइटोसिन आएगा, ठीक है। यानी कि एक प्यूरिन रहेगा तो प्यूरिन के साथ में पायरिमिडिन, एक इधर प्यूरिन है तो दूसरी साइड में पायरिमिडीन आएगा, ठीक है ना। इधर पायरिमिडीन है तो फिर इधर प्यूरिन आएगा। इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस अरेंज है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। अभी तुम जब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, डीएनए को देख रहे हो तो तुम्हें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो ग्रूव्स बन रहे हैं, ठीक है ना, ये कुछ छोटे साइज के ग्रूव्स बन रहे हैं, लेकिन इस साइड तुम्हें दिख रहा है कि बड़ा साइज का ग्रूव बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जिधर ये बड़े साइज के ग्रूव बन रहे हैं ये इनको हम बोलते हैं, ये मेजर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये माइनर, ठीक है। इधर मेजर बनेगा तो सेकंड वाला फिर माइनर बनेगा, माइनर ग्रूव, ठीक है। उसके बाद में एक नाइट्रोजनस बेस से, सपोज करो यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है
और फिर ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस है, एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरी नाइट्रोजनस बेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर मैं बात करूं एक हेलिक की पूरे, या तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कंप्लीट, यहां से हम लेंगे, ठीक है, ये वाला यहां से इस पॉइंट से लेंगे, ऐसे थोड़ा बता रही हूँ, इस पॉइंट से लेंगे और कहां तक जाएगा ये, यहां से शुरू हुआ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4 यहां तक, ठीक है ना, जहां पे पूरा एक स्पाइरल टर्न कंप्लीट होता है, ठीक है ना। देखो एक स्पाइरल पूरा एक टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो एक टर्न के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, और जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर मैं ऐसे डायमीटर की बात करूं, डीएनए के ऐसे मैं इस डायमीटर की बात करूं, तो इसका होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा बेटा, डीएनए की स्ट्रक्चर में हमने कुछ किस तरीके से, ये जो स्ट्रैंड है ये किसके बने हुए हैं, स्ट्रैंड्स बने हुए हैं शुगर के और फॉस्फेट के, इसलिए हम इनको बैकबोन बोलते हैं डीएनए की। सेंटर की तरफ को हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है ना। ये नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, जो प्यूरिन है वो पायरिमिडीन के साथ में, और जो पायरिमिडीन है वो प्यूरिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। एक नाइट्रोजनस बेस के एक से दूसरे नाइट्रोजनस बेस की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है ना। और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है ना, और उनकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में। उसके बाद में आगे चलते हैं किस तरीके से, अब ये तो हो गई डीएनए की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसी डायग्राम को, इसी डीएनए की स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताती हूँ किस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा सा और हम इसको इलेबोरेट करते हैं किस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। देखो अभी मैं एक साइड बना रही हूँ, डीएनए का एक स्ट्रैंड बना रही हूँ। डीएनए का एक स्ट्रैंड कैसे है, देखो अभी ये है राइबोस शुगर, ठीक है, और यहाँ पे CH2 और OH, ठीक है ना। और इधर मैंने बोला कि नाइट्रोजनस बेस होगा, किसको बना देती हूँ, नाइट्रोजनस बेस हम इधर एडेनिन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये नाइट्रोजनस बेस मैंने एडेनिन ले लिया है, ठीक है। ये राइबो शुगर है, ठीक है, यहाँ पे OH इधर H, लेकिन राइबोस कैसी है, ये डीऑक्सी राइबो शुगर है, यानी कि यहाँ पे O नहीं आएगा, आप इधर H, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये पूरा का पूरा एक, अच्छा इससे अभी हमें फोस्फेट ग्रुप को अटैच करना है। जब हम यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप को अटैच करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना, P डबल बॉन्ड O, ये लो, ठीक है। इस तरीके से अब ये कार्बन 1 पोजीशन है, ये कार्बन 2 पोजीशन है, ये कार्बन 3, यहाँ पे कार्बन 4 और यहाँ पे कार्बन 5, ठीक है ना। यानी कि 5 प्राइम पे 5 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फोस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब और यहाँ पे 3 प्राइम पे OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए इस डायग्राम में देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे
5 प्राइम, यानी कि ये वाली सिचुएशन है बिल्कुल 5 प्राइम पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब 5 प्राइम से नीचे को जाएगा स्ट्रैंड, 5 प्राइम से इधर ये OH ग्रुप है, ठीक है ना। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये कंप्लीट एक, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। अगर इससे फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा होता, सिर्फ राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता, तब हम इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके नीचे दूसरा नाइट्रोजनस बेस बना रही हूँ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रही हूँ, ठीक है ना। जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, इसका OH ग्रुप, और यहाँ पे हमारा CH2, और ये फॉस्फेट है, ठीक है ना। इसका जो फॉस्फेट है, अब ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक। 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पे फॉस्फेट और OH ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज करो कौन सा, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, ग्वेनिन है, हमने मान लिया कि यहाँ पे ग्वेनिन है, ठीक है। सेम अब एडेनिन के साथ में क्या आएगा, डबल बॉन्ड पे, एडेनिन के साथ में डबल बॉन्ड पे आएगा थायमीन, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे थायमीन आएगा, और इसके साथ में ट्रिपल बॉन्ड से क्या आएगा, साइटोसिन, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया हमारा साइटोसिन, ठीक है। अब इस साइड किस तरीके से, अब इधर वाला जो स्ट्रैंड है, इधर मैंने लिखा हुआ है ये है 3 प्राइम, ठीक है ना। यहाँ पे 3 प्राइम है, यानी कि इसको मैं इस स्ट्रक्चर को उल्टा करूंगी ऐसे, ठीक है ना। किस तरीके से बेटा, देखो ये है राइबोस शुगर, ठीक है ना। अब इस राइबोस शुगर की ये वाला फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि इससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है फर्स्ट पोजीशन से, ये सेकंड कार्बन है, ये 3 कार्बन है जिसपे OH ग्रुप है, ठीक है ना। इधर सिर्फ H है और इधर हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। बात आ रही है समझ में, किस तरीके से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस फॉस्फेट ग्रुप से अब इधर जो बनेगा साइटोसिन है, इसका भी सेम, देखो ये राइबोस शुगर, ये राइबोस शुगर, इसके फर्स्ट कार्बन से हमारा ये अटैच हुआ है, ये सेकंड कार्बन, यानी कि यहाँ पे H है, यहाँ पे थर्ड कार्बन, यहाँ पे OH है। अब फिर से जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये बॉन्डिंग कर लेंगे, और इधर फिर से क्या आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप। बात आ रही है समझ में, किस तरीके से, यानी कि इधर 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है, ठीक है ना। तो किस तरीके से मूव कर रहा है हमारा जो DNA, जो न्यूक्लियोटाइड्स मूव करते हैं वो कैसे मूव करते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना। जो डायरेक्शन होती है DNA की स्ट्रैंड की, जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना। इस तरीके से ऐड होते जाते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये जो बराबर वाला सीक्वेंस होती है वो इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसीलिए एक ये ऐसे जा रही है, दूसरी स्ट्रक्चर ऐसे जा रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। यहां तक बात समझ में आई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ बॉन्ड्स की, उनके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। मेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इधर ये वाला बॉन्ड जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में, यहाँ पे शुगर
और ये नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच में जो ये वाला बॉन्ड बना है बेटा, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि एक क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है, दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, ये भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। जहां पर भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए होते हैं ना, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जल्दी से टूटता नहीं है। जहां जहां हमें जल्दी से बॉन्ड्स तोड़ने नहीं होते, वहां पे कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इस OH और ये इधर फॉस्फेट ग्रुप पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। और बीच में हमारा ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड भी क्लियर हुए किस तरीके से बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर को कवर किया है। डीएनए की स्ट्रक्चर में उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नीट 2020 में से क्वेश्चन आया हुआ था बेटा, लेंथ के रिगार्डिंग, ठीक है ना, डीएनए की अच्छा ठीक है, एक PYQ था बेटा, ठीक है, क्वेश्चन अभी मैं एक PYQ डिस्कस करती हूँ, ठीक है ना। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, एक PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था आई थिंक नीट 2020 में, ठीक है। इसमें क्या पूछा था एग्जामिनर ने कि दो बेस पेयर है, कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के पास में जो बेस पेयर है उनके बीच की डिस्टेंस, सपोज करो एक बेस पेयर, कोई एक बेस पेयर है, ठीक है ना, और इसके साथ में दूसरा बेस पेयर एडेनिन, जैसे हमने यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन लिया है, ये एडेनिन है और ये ग्वानिन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस एग्जामिनर ने दे रखी थी। उसने बोला था इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है, ठीक है ना। उनके दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है, ठीक है ना। ये तो उसने डिस्टेंस दी थी, और उसने टोटल बेस पेयर भी बताए थे, टोटल बेस पेयर उस सेल के अंदर, जिस सेल के डीएनए की, यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने डीएनए की लेंथ को पूछा था, ठीक है ना, डीएनए की लेंथ कितनी होगी। उसने दो इंफॉर्मेशन हमें दी थी, एक तो दो कॉन्सिक्यूटिव बेस के बीच की डिस्टेंस, जो कि उसने बताया कि 0.34 नैनोमीटर है, और दूसरी इंफॉर्मेशन थी कि उस सेल के अंदर जो डीएनए है, डीएनए कंटेंट है, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में। अब उसने पूछा था कि इस डीएनए की लेंथ बताओ, इस डीएनए की लेंथ कितनी होगी, कितनी लेंथ होगी, ठीक है ना। तो हम कैसे मेजर करेंगे, दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो एक साथ में है, साथ में इतना, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। एसआई यूनिट मीटर होती है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। नैनोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा मीटर में आ गया ये, ठीक है। अब हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ डीएनए, तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या हो जाएगी अब हमारी, 6.6 इंटू
10⁻⁹ इतने बेस पेयर है, ठीक है ना। तो इनमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस को, 0.34 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना। तो इतने मीटर आ जाएगा बेटा ये। अब देखो यहाँ 10⁻⁹ है, इधर -9 है, तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 6.6 इंटू 34, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रो क्या आएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2.24 मीटर, ठीक है ना। तो जो सेल की इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने हमें दी थी, तो उस सेल के अंदर जो डीएनए का साइज होगा वो होगा 2.24 मीटर, ठीक है ना। और ये सेल का जो डीएनए का साइज है ना, एक्चुअल में बेटा ये एक ह्यूमन सेल के डीएनए का ही साइज है, ठीक है। क्योंकि टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बॉन्ड्स पूछ सकता है एग्जामिनर की, कहाँ पर कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में पूछ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, इसी से रिलेटेड एक चारगाफ रूल होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना कि हम थोड़ा सा चारगाफ रूल के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक जो बेटा आप लोग चाहते हो एक्सप्लेन करूं मैं, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर तुम्हें ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।